नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा हम लोग जेपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सीरीज चलाए हुए थे, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि मेडिवल हिस्ट्री का जो भी टॉपिक दिया गया है मेंस के सिलेबस में, उन सभी टॉपिक को हम लोग सीक्वेंस वाइज कवर करेंगे। और आपको 2 टॉपिक करवाया भी गया है और तीसरा टॉपिक जो है आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को ये भी शिकायत होगा कि लगातार हम लोग वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं। शिकायत जायज है, लेकिन आप परेशानी को समझ सकते हैं। मेंस का सिलेबस इतना वास्ट है कि सबको ऑर्गेनाइज करना अपने आप में बहुत चुनौती है इतने कम टाइम में, और इसीलिए यहाँ पे हम जो है रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि हम लोग यहाँ पे अगर मेडिवल हिस्ट्री शुरू किए हैं तो उसको कम से कम खत्म कर दे। तो हम यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको लिख चुके हैं, या उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी में पूछे गए हैं, हमको ये हम आप लोगों को बताए भी थे कि यूपीएससी का क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आने की कुछ संभावना है, इसलिए हर टॉपिक से संबंधित जो यूपीएससी के प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी कर रहे हैं। और तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका आंसर जो है एक किताब में मिलता भी नहीं है, तो अलग अलग किताब को पढ़ना पड़ता है, फिर वहां से लिखना पड़ता है, तब जाके एक बेहतर आंसर जो है वो हम लोगों को मिलता है। और हम चाहते हैं कि आपको जो भी आंसर दिया जाए, सैंपल आंसर जो भी दिया जाए, वो बेहतर से बेहतर हो। क्योंकि देखिए 100% कोई बेहतर तो हो नहीं सकता है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना बेहतर हम लोगों से हो सके, जहां से भी ऑथेंटिक सोर्स से इसका बेहतर आंसर मिल सके, वो आंसर ढूंढ के आपको दे। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि बाकी सब्जेक्ट है उसको भी तैयार करने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा हम लोग जो है वीडियो जो है रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे टोटल आंसर जो है हम लिख चुके हैं, तो प्रयास करेंगे कि कम से कम मेडिवल हिस्ट्री जो है उसका सारा टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। केवल यहाँ पे अब रिकॉर्ड करना है, क्योंकि सारा चीज लिखा हुआ है, तो रिकॉर्ड करने में जो टाइम लगेगा बस वही लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग या आपसे आप ये भरोसा कर सकते हैं कि अब रेगुलर वीडियो हम लोग देने का थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे। आप ही प्रयास कीजिए कि अगर कोई इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं जिनका मेडिवल हिस्ट्री तैयार करें। बहुत कोई तो मेडिवल हिस्ट्री तैयार कर भी नहीं रहे होंगे, इसीलिए हो सकता है बहुत कोई इसे देखेंगे भी नहीं। लेकिन अगर जो भी मेडिवल हिस्ट्री का तैयारी कर रहे हैं और उसका लैंग्वेज हिंदी है, तो जरूर उनको एक बार रिकमेंडेशन कीजिए कि इस वीडियो को देख ले, हो सकता है इससे उनको कुछ फायदा हो जाए। तो आज हम लोगों का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। उम्मीद करते हैं सिलेबस आपके हाथ में होगा और आपको पता होगा कि 2 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, और तीसरा टॉपिक जो है वो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों को 2 ही सुल्तान के बारे में पढ़ना है, एक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और एक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और इन दोनों सुल्तानों का भी पूरा जो अभियान है या पूरा जो शासनकाल है उसको नहीं पढ़ना है, बल्कि 2 ही चीज को पढ़ना है। पहला मोहम्मद बिन खिलजी का मार्केट और मिलिट्री रिफॉर्म, और मोहम्मद बिन तुगलक का यूटोपियन जो पॉलिसी था उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और मोहम्मद बिन तुगलक से यूटोपियन पॉलिसी से सवाल आ चुका है, तो थोड़ा सा माना तो कम बनता है, लेकिन फिर भी हम लोग देख ही लेंगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे नहीं छोड़ रहे हैं। तो एक इंट्रोडक्शन, उम्मीद करते हैं आप पीटी अगर क्वालिफाई किए हैं तो आपको ये इंट्रोडक्शन तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी 1 से 2 मिनट में हम इंट्रोडक्शन बताते हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी का जो मार्केट रिफॉर्म है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और मिलिट्री रिफॉर्म है उसको। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक का जो यूटोपियन पॉलिसी है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनको इस दौरान समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ पे आपको तैयारी करना है, झारखंड में तैयारी करना है, तो अपने आप को हमेशा तैयार रखना है। तो जिसका पीटी क्वालिफाई नहीं किया है किए हैं और वो नेक्स्ट टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो लोग भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियो मेंस से रिलेटेड आएंगे। तो अगर आपका मेंस तैयार रहेगा तो पीटी तैयार करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं, और पीटी आप क्वालिफाई कर जाइएगा। और मेंस के लिए जब समय नहीं मिलता तो बहुत परेशानी होता है। अभी जो मेंस का तैयारी कर रहे हैं उनसे जाके आप पूछिए कि कितना परेशानी हो रहा है इतने सारे सिलेबस को ऑर्गेनाइज करना इतने लिमिटेड टाइम में। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताते हैं दिल्ली सल्तनत का, और सीधे अलाउद्दीन खिलजी का। यहाँ पे पहले हम लोग मिलिट्री रिफॉर्म पढ़ेंगे, फिर मार्केट रिफॉर्म को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग जानते हैं 1206 से 1526 तक इनका शासनकाल रहा। और जब मोहम्मद गोरी का 1206 में यहाँ पे मृत्यु हो जाएगा, तो उसका जो साम्राज्य है वो 3 महत्वपूर्ण सेनाओं में बढ़ जाएगा, यानी उनके जो उत्तराधिकारी हैं उसमें बढ़ जाएगा। जैसे पहला नाम जो आता है यलदूज का आता है। यलदूज का कब्जा कहाँ हो जाएगा? गजनी में। ये सब सारा चीज हम आपको बता चुके हैं। गजनी अफगानिस्तान का एक जगह है जिसमें सबसे पहले मोहम्मद गजनी का अधिकार हुआ, फिर गौरी का अधिकार हुआ, और उसके बाद गौरी के बाद यहाँ पे यलदूज का अधिकार होता है, जो कि गौरी का ही एक सेनापति था। दूसरा नाम आता है कुबाचा। कुबाचा उच्च जो पाकिस्तान में एक जगह है वहां पे पड़ता है, वहां पे कब्जा कर लेते हैं। और तीसरा व्यक्ति तो आप पता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे स्थापना करेगा, यानी दिल्ली पे ये कब्जा कर लेगा। अब दिल्ली सल्तनत में
5 वंश यहाँ पे शासन करते हैं। पांचों वंश का थोड़ा सा इंट्रो, ताकि आपका पृष्ठभूमि थोड़ा सा बन सके, इसलिए हम बताने का ये प्रयास कर रहे हैं। मामलुक, इलबरी या आपका गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। अभी ये सिलेबस नहीं है ना, तो हम लोग देखते हैं कि मामलुक क्यों बोला जाता है, इलबरी क्यों बोला जाता है। गुलाम तो पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए कहा जाता है। तो इनका शासनकाल 1206 से 90 रहा, और इस तरह से खिलजी वंश था 1290 से 1320 था, तुगलक वंश 1320 से 1414 था, सैयद वंश यहाँ 1414 से 1451, और लोधी वंश 1451 से 1526 था। आपको पता होगा यहाँ पे तुगलक वंश सबसे लंबा शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का वंश था, और इसी तुगलक वंश में एक नाम आता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, एमबीटी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको बोलते हैं। और खिलजी में अलाउद्दीन, खिलजी वंश में एक महत्वपूर्ण शासक आएगा अलाउद्दीन खिलजी, जिससे संबंधित एक मूवी भी आया था पद्मावती, तो वो थंबनेल में भी हम डाले थे, तो उम्मीद करते हैं वो देख लिए होंगे। तो वो ज्यादा तो पढ़ना नहीं है उसके बारे में, लेकिन हाँ उसका जो सैनिक अभियान है, सैनिक अभियान नहीं सॉरी मिलिट्री जो रिफॉर्म है, मार्केट रिफॉर्म जो है, वो हम लोग को पढ़ना है। तो बाकी बेसिक जो है आप पढ़ लीजिएगा कि गुलाम वंश में कौन कौन थे, खिलजी वंश में कौन कौन थे, ये सब थोड़ा बहुत आप अपना तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि समय नहीं है इसलिए हम लोग ज्यादा उसको डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में आएंगे। अब चूंकि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है, तो बेसिक थोड़ा सा इसका भी 1-2 मिनट में हम लोग जान लेते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है 1296 में से लेके 1316, यानी मोटा मोटी हम कह सकते हैं 20 साल इसका शासनकाल रहा। और 20 साल का जो इनका शासन काल रहा, वो कहा जाता है प्रशासनिक सुधार और सैनिक सुधार दोनों के लिए जाना जाता है। प्रशासन में भी काफी ज्यादा सुधार किया जाएगा इनके द्वारा, और सेना में भी काफी ज्यादा सुधार किया जाएगा। और इसीलिए आपके सिलेबस में प्रशासनिक और प्रशासनिक का एक भाग जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आर्थिक सुधार जो है, जिसमें मार्केट पॉलिसी जो है, मार्केट रिफॉर्म जो है, वो आपको सिलेबस में दिया गया है। और दूसरा सेना का रिफॉर्म दिया गया है, क्योंकि जिसका प्रशासन और सेना मजबूत होगा वही राजा जो है साम्राज्य, एक बड़े साम्राज्य में शासन कर सकता है। तो आपको पता होगा इनका जो इनसे पहले जो शासन कर रहे थे यहाँ जलालुद्दीन खिलजी है, तो जलालुद्दीन खिलजी का ये हत्या करेंगे, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है यहाँ पे शासन करेंगे। दूसरा चीज यहाँ पे है ना, ये जो है आपका लिखा हुआ है साम्राज्य विस्तार और प्रशासनिक सुधार, दोनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण इनका शासनकाल है, और इसीलिए दोनों में से सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। एक आइडिया ये भी होगा कि सबसे ज्यादा मंगोलों का जो आक्रमण होता है वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही होता है, और ये भी एक रीजन था कि अपने सेना को मजबूत रखना चाहते थे, क्योंकि अगर सेना कमजोर होगा तो मंगोल यहाँ पे अपना अधिकार जमा सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण में से एक कारण, ये बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये भी था। उसके बाद इनके शासनकाल में बहुत सारा सैनिक अभियान होगा। देखिए, अगर आपको अपना साम्राज्य का विस्तार करना है तो सैनिक अभियान करना होगा, और सैनिक अभियान करके अपना साम्राज्य का विस्तार करना होगा। आपको ये भी पता होगा थोड़ा बहुत, अगर आप पढ़े होंगे, तो सैनिक अभियान जहां जहां ये करते हैं ज्यादातर में इनको विजय ही प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में मलिक कफूर को भेजे थे ये, और उसमें ज्यादातर में विजय ही प्राप्त किए थे। तो इस तरह से यहाँ पे देखते हैं कि पश्चिम में चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, मालवा हो सकता है, ये ज्यादा नहीं दिख रहा होगा, ये सब हम लोग को सिलेबस का पार्ट नहीं है, थोड़ा इंट्रो टाइप से हम बता रहे हैं। उसके बाद जो सिलेबस का पार्ट होगा वो चीज आपको हम यहाँ पे डिटेल वाइज यहाँ पे बता ही देंगे, ठीक ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपको जैसा कि बताया जा रहा था कि यहाँ पे पश्चिम में जाइएगा तो गुजरात है, राजस्थान है, मालवा है, महाराष्ट्र है, ये सब में ये क्या करेंगे, अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सैनिक अभियान करेंगे। और इन सैनिक अभियानों का ज्यादातर जो उल्लेख आपको मिलता है वो दो लेखक में के द्वारा किया गया है, एक जियाउद्दीन बर्नी और दूसरे इनके समकालीन थे अमीर खुसरो, उनके द्वारा किया गया है। अगर थोड़ा बहुत आपको पता होगा, गुजरात अभियान में राय कर्णदेव जो है उसका कहानी है, उनकी पत्नी रानी रूपमती कमला देवी जो है उनको पकड़ लिया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी के हरम में ले जाया जाता है, जिनके साथ उनका विवाह भी होता है। तो ये सब सारा चीज कहानी जो है आप खुद से पढ़ लीजिएगा। राजस्थान अभियान में 2 अभियान जो है सबसे महत्वपूर्ण रहा था, एक रणथंभौर किला का, और रणथंभौर किला के बारे में कहा जाता है पहली बार राजपूत और मंगोल दोनों आपस में मिले थे और अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ यहाँ पे लड़े थे। तो ये सब चीज जो है आप थोड़ा बहुत अपने से पढ़ लीजिएगा, पृष्ठभूमि में कभी कभी लिखने में आपको सहायता करेगा। चित्तौड़ का किला है, ये तो मूवी बना था, जैसे कि आपको बोले कि रानी पद्मावती करके कोई इसी तरह का नाम का मूवी आया था, तो वो आप देखे होंगे कि यहाँ पे चित्तौड़ किला में जो आक्रमण करता अलाउद्दीन खिलजी का, उसी से संबंधित वो पिक्चर था। और चित्तौड़ किला में जो राजा था उस समय राणा रतन सिंह थे, और इन्हीं की धर्मपत्नी का नाम था रानी पद्मनी। तो उस समय जो अमीर खुसरे थे, ये रानी पद्मनी के बारे में कहा जाता है वो जौहर करती है, तो उनके बारे में तो बहुत ज्यादा ये चर्चा नहीं किए थे, या जौहर के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी जो है, जो कि 15वीं सदी के लेखक थे, वो जौहर के बारे में यहाँ उल्लेख करते हैं। तो ठीक है, जो भी है, हम लोगों को इसमें फंसना नहीं है कि क्या था क्या नहीं था, बस इतना जानना है कि यहाँ चित्तौड़ में उस समय राणा रतन सिंह शासन कर रहे थे और अलाउद्दीन खिलजी का उसमें अधिकार हो गया था, या चित्तौड़ किला में वो अधिकार कर
लिए थे। दूसरा चीज, इनका सैनिक अभियान को थोड़ा सा अगर बताना होगा कि सेना को ये क्यों मजबूत करना चाह रहे थे, क्योंकि इनका सैनिक अभियान काफी एक तरह से कहिए ज्यादा था। और उसको दिखाने के लिए आप क्लास 7 के एनसीईआरटी किताब का यूज कर सकते हैं, जिसमें मैप दिया हो, क्योंकि मैप से थोड़ा सा इंप्रेशन बढ़ जाता है। हम यहाँ पे मैप नहीं बना पाए हैं, थोड़ा सा टाइम का कमी के कारण मैप नहीं बना पाए, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो ये अभियान को आप दर्शा सकते हैं इस मैप के जरिए, और बता सकते हैं कि चूंकि इतना लंबा चौड़ा अभियान करता इनको पड़ा था, इसीलिए सेना में ये सुधार किए थे। दिल्ली यहाँ पे देखिए ये कब्जा करेंगे, ये गुजरात पे आक्रमण करेंगे, चित्तौड़ पे करेंगे, रणथंभौर पे करेंगे, फिर कड़ा के ये तो गवर्नर थे यहीं पे, है ना, बुलाते हैं जलालुद्दीन खिलजी को और हत्या करते हैं। ये सब चीज आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। फिर मांडू पे यहाँ पे आक्रमण करते हैं, देवगिरी में तो 3-3 बार आक्रमण किए थे, वारंगल का काकतीय में आक्रमण किए थे, प्रताप रुद्र थे इस समय, प्रताप रुद्र नाम करके वहां राजा कर रहे थे। वारंगल वाला एक मूवी भी आया था, आप सुनेंगे, रुद्रमा देवी। तो रुद्रमा देवी साउथ इंडिया में एक मूवी बना था, तो वो वारंगल से ही संबंधित था। आपको कहा जाता है कोहिनूर का हीरा जो है यहीं पे मिला था। फिर यहाँ द्वार समुद्र जो है, यहाँ पे जो होयसल लोग शासन कर रहे थे वहां पे आक्रमण करेंगे। तंजावुर तो किए चले जाएंगे, मदुरै पे ये भी आक्रमण करेंगे। कहने का मतलब है मलिक कफीर जो है वो दक्षिण भारत का अभियान करता है, और मलिक कफूर किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अब समझिए कि एक राजा या सुल्तान का सेना अगर दक्षिण भारत तक जा रहा है और वहां ज्यादातर भागों में वो विजय प्राप्त कर रहा है, तो सेना तो मजबूत होगा, और सेना मजबूत करने के लिए आपको सेना में रिफॉर्म करने पड़ेंगे। बिना रिफॉर्म का कोई भी चीज जो होता है वो मजबूत नहीं हो सकता, स्ट्रांग नहीं हो सकता है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सब अभियान के चलते मोहम्मद जो है, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सेना में क्या किए होंगे? रिफॉर्म किए होंगे। तो चलिए ये आपका थोड़ा सा पृष्ठभूमि आपको हम बता दिए कि सेना में रिफॉर्म का क्या कारण था। अब सीधे हम लोग यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जो सैनिक रिफॉर्म है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको मिल सकता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अलाउद्दीन खिलजी सेना में क्या रिफॉर्म किए थे, तो आप इसको लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे पढ़ देते हैं। पृष्ठभूमि में जो अभी आपको बताया वही चीज लिखा हुआ है, फिर आगे एक एक करके हम लोग समझते हैं कि रिफॉर्म के अंतर्गत क्या क्या किया गया। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि में तो हम लोग वही जो आपको बताया उसको लिखे हैं, जिसमें कहा गया अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल साम्राज्य विस्तार और प्रशासनिक सुधार दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। दोनों ही दृष्टिकोण से वो साम्राज्य विस्तार भी किए, और दूसरा चीज साम्राज्य के साथ साथ उसमें शासन करने के लिए प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन, अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो उसमें भी काफी ज्यादा सुधार करते हैं, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपका सही नहीं रहेगा तो इतने बड़े साम्राज्य में शासन करना बहुत मुश्किल होगा। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हुआ। अब यहाँ बोलता है इसने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण सैनिक अभियान किए, तो इस तरह से आपको बता देना है कि कौन कौन सा सैनिक अभियान था। और यहीं पे हम बोले कि मैप आप बना सकते हैं, हम यहाँ पे नहीं बनाए हैं, उस समय हमको थोड़ा सा आइडिया नहीं हुआ इसलिए हम नहीं बना पाए, या टाइम का थोड़ा सा कमी के कारण यहाँ पे नहीं बना। तो आपको हम बता रहे हैं कि इसमें अगर मैप बना दीजिएगा तो थोड़ा सा इंप्रेशन जो है अच्छा जाएगा। तो यहाँ पे पश्चिम में वो कहाँ जीतते हैं, कहाँ का अभियान करते हैं? गुजरात में, फिर राजस्थान में जिसमें आपको बताया गया रणथंभौर चित्तौड़ कहलाता है, फिर मालवा में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, महाराष्ट्र में आपका ये देवगिरी है वहाँ, है ना, का अभियान होता है, दक्षिण भारत का अभियान होता है। तो ये सब काफी महत्वपूर्ण अभियान रहा था इनके जीवन काल का। इसमें अधिकांश अभियान सफल रहा। इस अभियान की सफलता का मुख्य कारण था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सैनिक सुधार। तो इस तरह से हम पृष्ठभूमि बना दिए कि सैनिक सुधार क्यों था, करना जरूरी था, और इसके काल में किस तरह का सैनिक सुधार होगा उसको अब हम आगे बताने का प्रयास करेंगे। तो पृष्ठभूमि हो गया। अब एक एक करके सैनिक सुधार में हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या सैनिक सुधार है। देखिए इतिहास में जब भी आप कुछ चीज बताइए ना, तो कोई इतिहासकार को कोट करते हुए बताइए कि कोई इतिहासकार क्या बोला है उसके बारे में। तो इससे जो इंप्रेशन होता है, या क्वेश्चन जो चेक करते हैं, या आंसर जो चेक करेंगे, उसमें थोड़ा सा इंप्रेशन जाता है कि हाँ ये ऑथेंटिक बुक को रेफर किया और उसके अनुसार ये क्या कर रहा है, यहाँ पे चीजों को बताने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि ये सब चीज जो है जनरली गाइड बुक में आपको नहीं मिलते हैं, कोई ना कोई ऑथेंटिक बुक में मिलते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं वो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा जो उल्लेख किया गया है उसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे, और फिर अपना जो राय होगा या किताब में जो राय दिया गया होगा उस राय को यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे। तो कहता है जहाँ जियाउद्दीन बर्नी एक किताब लिखे थे जिसका नाम है फतवा ए जहांगीरी। यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये लिखते हैं जियाउद्दीन बर्नी। वो स्टेटमेंट क्या है? राज तत्व दो स्तंभों पर आधारित रहता है। पहला स्तंभ है प्रशासन और दूसरा स्तंभ है विजय। जो पिलर होता है वो क्या करता है? जैसे भवन है, भवन का पिलर अगर हटा दे तो भवन धस जाएगा। तो कहा जाता है अगर किसी को साम्राज्य को बचा के रखना या राजत्व को बचा के रखना है तो राजत्व का जो है वो दो आधार होता है। पहला होता है प्रशासन, यानी कि अब अभी से ही जोड़ लीजिए, अगर आपका देश का एडमिनिस्ट्रेशन अगर पूरा गड़बड़ा जाए, चरमरा जाए, तो क्या देश में शासन करना आसान होगा? नहीं होगा। अब देख लीजिए अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे विश्व में जिसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत चरमराया हुआ है। तो वहां केंद्रीय सत्ता को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी का कहीं कहीं एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है कि सैनिक तख्तापलट हो गया, या लोग ही क्या कर दिए, विद्रोह कर दिए। तो अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है तो आप शासन नहीं कर सकते लंबे समय तक। दूसरा चीज है उस समय तो साम्राज्य का विस्तार करना होगा। लगातार साम्राज्य का जितना आप सैनिक अभियान कीजिएगा और दूसरे राजाओं को पराजित कीजिएगा, आपका साम्राज्य में क्या होता है,
होते जाएगा, विस्तार होते जाएगा। तो जैसे जैसे आप विजय प्राप्त करते जाइएगा, आपका साम्राज्य में विस्तार होगा और उस साम्राज्य को अच्छे तरीके से चलाने के लिए आपके पास अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा। बिना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहे, आप उतने बड़े साम्राज्य को नहीं चला सकते हैं। इसीलिए बोलता है कि किसी भी राजत्व का दो स्तंभ होता है, दो पिलर होता है, दो चीज मजबूत होना चाहिए। पहला एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, और दूसरा विजय, यानी जितना ज्यादा विजय कीजिएगा उतना बड़ा आपका क्या बनेगा, साम्राज्य बनेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोनों का आधार स्तंभ जो है वो क्या है, सेना। अब ये दो पिलर है, कौन सा, एक था प्रशासन, दूसरा था आपका विजय। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन आपका सही रहे और आपका विजय लगातार होते रहे, इसके लिए क्या चाहिए, उस समय तो सेना चाहिए था। जिसका सेना मजबूत होगा उसका दबदबा ज्यादा होगा। आप खुद अभी वर्तमान से आप इसको जोड़ लीजिए और इसी तरह से आपको सोचना है, समझना और आंसर को लिखना है, केवल रटना नहीं है। आप अगर देखिए वर्तमान समय में, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, भारत हो, इजराइल हो, इसके पास क्या है, सबसे मजबूत सेना है। और इसीलिए विश्व में अगर सबसे ज्यादा दबदबा है तो इन्हीं लोगों का है। रूस को आप देखिए, सेना के दम पे ही तो वो यूक्रेन पे क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। तो इस तरह से यहां पे भी मध्यकाल में भी जिसका सेना मजबूत होगा उसका एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत होगा, ये हम ना ये सोच सकते हैं, या उसका जो विजय होगा वो लगातार होते रहेगा, ये हम कर सकते हैं। तो दोनों का जो स्तंभ है वो किस पे टिका हुआ है, सेना पे। यदि शासक सेना के प्रति उदासीन है तो अपने ही हाथों राज्य का विनाश कर रहा है। तो अगर आप सेना के, अगर आप समझ लीजिए, थोड़ा सा एग्जांपल आप लेते हैं कि भारत के यहाँ पे जितना भी सैनिक है, अगर सरकार उस पर ध्यान नहीं देगी, उसका जीवन बेहतर ना हो या उसका कैसे रहन सहन है उस पर ध्यान नहीं देगी, मतलब उसको ना वेतन ठीक से दिया जाएगा, ना कुछ भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो सेना कमजोर हो जाएगा। और सेना कमजोर हो जाएगा और अल्टीमेटली देश कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जैसे सेना कमजोर होगा बाहरी शक्ति जो है यहाँ पे आक्रमण कर देंगे। इसीलिए कोई भी सरकार अपने सेना को किसी तरह से भेदभाव नहीं करती है, उसको हमेशा मजबूत बनाए रखती है, उनके मनोबल को बनाए रखती है। और इसीलिए यहां पे कहता है कि अगर कोई राज्य या कोई राजा सेना के प्रति उदासीन रहता है, मतलब वो अपना राज्य का क्या करने वाला है, विनाश करने वाला है। क्योंकि सेना मजबूत नहीं रहेगा तो राज्य का तो विनाश होना संभव ही है। वह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि राजत्व ही सेना है और सेना ही राजत्व है। मतलब अगर सेना है तो आपका शासन होगा और सेना मजबूत नहीं हो तो आपका शासन होने वाला नहीं है। इसीलिए कहा है कि सेना ही राजत्व है और राजत्व ही सेना है। और ये किसके द्वारा कहा गया है, तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा कहा जा रहा है। तो इस तरह से आपका आंसर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए, तब जो पढ़ेगा आंसर को उसका जो एक इंप्रेशन बनेगा वो बेहतर बनेगा। क्योंकि आपका जो लेखन शैली है उससे आपका पता चलता है कि इतिहासकार को आप कोड करते हुए चीजों को बताने या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अपना कोई मनमर्जी से कोई चीज लिख नहीं रहे हैं। मध्यकालीन राजत्व में सेना अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। यह सच है कि अलाउद्दीन जैसा साम्राज्य निर्माता किसी भी प्रकार अपनी सेना की उपेक्षा नहीं कर सकता है। तो ये है ना बता रहा है कि अब तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं। तो बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी जब इतना सैनिक अभियान करेगा तो हम ये है ना कह नहीं सकते कि वो सेना के प्रति उदासीन रहेगा। सेना में तो रिफॉर्म करना ही करना है, क्योंकि ये जो है एक महत्वपूर्ण शासक के तौर पे जाना जाता है। दूसरा चीज यहाँ पे बोलता है उसने सैनिक प्रशासन के पुनर्गठन का पूरा ध्यान था। 1303 में वो तर्गी के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण ने सुल्तान के किलेबंदी की आवश्यकता के प्रति सचेत किया। उसने पुराने किलों की मरम्मत करवाई और सामरिक महत्व के स्थानों पर नए किलों के निर्माण करवाया। सीधा सा मतलब है, आपको शुरुआत में ही बताए थे, अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का सबसे ज्यादा आक्रमण होगा। और शुरुआत में इल्तुतमिश के काल में चंगेज का यहाँ सिंधु नदी के तट पे आया था और वहां से वापस चला गया था, लेकिन बीच बीच में मंगोल का आक्रमण होते रहा। बलबन के काल में भी काफी आक्रमण हुआ था। यहाँ पे आप देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के काल के बारे में कहा जाता है सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था। और जब एक मंगोल आक्रमण हुआ था किसके नेतृत्व में, तर्गी। अब यहाँ पे एक फैक्ट है तर्गी, और है ना एक डेट है 1303, इसको आपको याद रखना है। बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट याद है कि मंगोल सबसे ज्यादा आक्रमण करेंगे। और कभी बाहरी आक्रमण आपका लगातार अगर कहीं पे हो रहा है तो उसका सुरक्षा का जिम्मेदारी तो सुल्तान का होता है और उस जगह को वो सुरक्षित करने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी आप देखिए पाकिस्तान से लगा हुआ जो भी बॉर्डर है, हम लोग चाहते हैं कि हमेशा वो सुरक्षित रहे, क्योंकि जब तब कहीं ना कहीं से वो लोग क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। इसीलिए जिस भी सीमा रेखा में बाहरी आक्रमण हो रहा है उस सीमा को पूरी तरह से हम सुरक्षित रखते हैं। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है, जो कि अभी पाकिस्तान का भी हम कह सकते हैं जो एरिया है, उसको ये लोग सुरक्षित रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उधर से ही मंगोल आते थे। अगर वहां का किला कमजोर रहा तो मंगोल आराम से आएंगे, किले पे कब्जे कर लेंगे, और जहां किला पे कब्जा हुआ मतलब उस क्षेत्र पे आसानी से मंगोल जो है अपना प्रभुत्व जो है वो जमा सकते थे। इसीलिए सामरिक महत्व के जो भी जगह थे उसमें नए किले बनवाए जा रहे थे। अगर कोई किला पुराना है तो उस किला को क्या किया जा रहा था, मरम्मत करवाया जा रहा था। तो सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर सेना को अगर कमजोर किला में आप दे दीजिएगा तो सेना तो कमजोर हो जाएगा ना। आप उसको भले कितना ट्रेनिंग दीजिए, लेकिन हथियार अगर कमजोर दे दीजिएगा, सुरक्षा का जगह जो है वो कमजोर दे दीजिएगा, तो सेना कितना देर तक लड़ेगा। इसीलिए कहा जाता था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या तो पुराने किले को मरम्मत करवाया गया या नए किले का निर्माण कराया गया, ताकि एक मजबूत किला के
साथ वो क्या कर सकते हैं, मंगोलों से लड़ सकते थे। आगे देता है अनुभवी तथा विवेकशील सेनानायक नियुक्त किए, इन्हें कोतवाल कहा जाता था। किलों में हर प्रकार के शस्त्र, अनाज, यहाँ पे शस्त्र है, अनाज है, चारे है और भंडार रखने की व्यवस्था थी। और इस तरह से यहाँ पे भी फिर से एक फैक्ट मिलता है कि जो भी किले होते थे उसमें कोतवाल रखते थे, उसको कोतवाल कहा जाता था। और ये कोतवाल हमेशा अनुभवी और विवेकशील होते थे, यानी कि निर्णय लेने में इनका क्षमता होना चाहिए था। और ये लगातार है ना कई अभियान के नेतृत्व कर चुके हुए होंगे, तो अनुभवी होंगे, उसी को रखेगा। क्योंकि जब लड़ने के लिए आप युद्ध मोर्चा में किसी को भेजते तो बिना अनुभवी व्यक्ति को, मतलब बिना अनुभव के व्यक्ति को अगर भेज दीजिए तो हो सकता है वो युद्ध क्या हो जाए, हार जाए। इसीलिए इन जगहों में, सामरिक महत्व के जगहों में एक अनुभव वाला व्यक्ति को ही क्या किया जाता था, अनुभवी व्यक्ति को भेजा जाता था। और विवेकशील, ऐसा नहीं है कि है ना जिसमें विवेक है ही नहीं, है ना जो उसमें क्या किया, लड़ते चला गया, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। विवेकशील, कहाँ क्या निर्णय लेना है नहीं लेना है, वो अपने विवेक से अच्छे तरीके से अच्छा निर्णय ले, इस तरह का जो व्यक्ति होता था उसी को वहां पे नियुक्त किया जाता था और इनको कोतवाल कहा जाता था। दूसरा चीज है, किला अगर मजबूत बनाए तो ठीक है, किला को वो भेद नहीं सकते थे मंगोल, लेकिन किले के अंदर रह के आप कितने दिन तक लड़ाई लड़ सकते हैं, बहुत दिन तक तो लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा जाता था किले के अंदर ये लोग बहुत शस्त्र रखते थे ताकि मंगोलों से लड़ सके। अनाज रखा जाता था, लंबे समय तक अगर लड़ना पड़े तो भी कोई दिक्कत ना है, क्योंकि कभी कभी महीनों तक, अब देखिएगा चित्तौड़ सबका है ना, जो आक्रमण किया तो महीनों तक वहां पे घेराबंदी किया जाता है, तो अनाज रहना चाहिए, चारा रहना चाहिए, है ना, इस सबका भंडार जब रहेगा तब आप लंबे समय तक किले के अंदर रह के भी युद्ध लड़ सकते हैं। बाहुबली वाला अगर पिक्चर देखे होंगे तो देखे होंगे कैसे वो लोग किले के अंदर रह के भी क्या करता है, लड़ता है। और जब आप किले के अंदर प्रवेश कर जाइएगा तो फिर वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। विशिष्ट दृष्टि के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का विकेंद्रीकरण किया। अब नेक्स्ट स्टेप में है कि यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ना सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे अभी क्या हो गया, केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार हो गया, स्थानीय पंचायत हो गया। तो इसी तरह से ये सेना का क्या करते हैं, एक तो रिफॉर्म कर दिया मंगोल के संदर्भ में कि उधर का जो भी किला था मजबूत वगैरह कर दिया। अब यहाँ पे बोलते हैं सेना का विकेंद्रीकरण करते हैं, यानी कि इसको क्या कर देंगे, बांट देंगे और बांट के अलग अलग अधिकारियों को उसका नेतृत्व करने के लिए सौंप देंगे। यही ना होता है कि एक ही प्रधानमंत्री तो पूरा देश को चला नहीं रहा है, एक सीएम है, एक मुखिया है, वो क्या करते हैं, चलाते हैं। तो इसी तरह से सेना का क्या किया गया, विकेंद्रीकरण किया गया। और दूसरा चीज है, सेना को अस्थायी किया गया, परमानेंट किया गया, और वेतन भी जो है वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। वो चीज आगे शायद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो दूसरा चीज है अस्थायी किया गया, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सेना का सीधी भर्ती हो गया। ऐसा नहीं कि मेरा मेहमान है या मेरा जान पहचान का है तो इसको सेना में रख लीजिए, वैसा भी नहीं, क्योंकि युद्ध आपको लड़ना है और युद्ध में जीतना भी है। तो युद्ध में जीतने के लिए एक योग्य व्यक्ति ही यहाँ पे जा सकता है। अगर वो व्यक्ति योग्य नहीं रहेगा तो युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जैसे अभी सेना का कैसे भर्ती होता है, अग्निवीर का होता है या दूसरे सेना का यहाँ पे भर्ती होता है, तो उस तरह से भर्ती का एक प्रक्रिया होता था कि योग्य व्यक्ति ही सेना में आए, और इस तरह से योग्य व्यक्ति इनके सेना में आए और बहुत सारे युद्ध अभियान में वो जीते भी। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है, सेना को अस्थायी किए, सीधी भर्ती को लागू किए, और केंद्रीय कोषागार से सैनिकों को नगद वेतन भी दिया गया, ताकि जो सेना हो उसको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। एक्चुअली होता है ना कि अगर आपके पास खाने को नहीं है और जो राजा है या सुल्तान है उसके साथ आपको लड़ने जाना है, तो आपको परिवार का चिंता होगी कि उसको खाने का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपके पास लगातार वेतन आते रहेगा तो आप अपने घर में पैसा भेज सकते हैं। वो अगर चिंता मुक्त है तो आप भी चिंता से क्या रहिएगा, मुक्त रहिएगा। इसीलिए कहा जाता था इनको नगद वेतन दिया जाता था। और इस तरह से यहाँ पे वो सेना में रिफॉर्म करते हैं। तो सेना को बोला गया आपका काम केवल लड़ना है, अस्थायी सेना किया गया। सेना को सीधी भर्ती की तरह है ना लोगों को लिया गया, यहाँ पे योग्यता के आधार पर लिया गया और उनको नगद वेतन दिया गया। तो ये सब रिफॉर्म है, इसको आपको याद रखना है। फिर दूसरा दिया है सेना की इकाइयों में विभाजन, जैसे कि आपको बोला गया विकेंद्रीकरण किया, तो विकेंद्रीकरण करने के लिए तो बांटना पड़ेगा ना। तो 1000 का इकाई किया, 100 का इकाई किया और 10 का, तो 3 कैटेगरी में बांटता है। एक कैटेगरी और अभी आगे आपको मिलेगा। तो 1000 का, 100 का और यहाँ पे, यानी कि 10 में यहाँ पे 10 गुना कर दीजिएगा, 10 में गुना 100 कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा और 100 में गुना 10 तो 1000 आ जाएगा। तो इस तरह से जिसका यहाँ पे खानो, यानी 1000 का जो है ना, 1000 सेनाओं का जो हेड होता था उसको खान बोलते थे। मलिक को, जिसको 100 सेना का हेड होता था, उसको यहाँ पे है ना कह सकते हैं, शायद ऐसी क्रमशः करके तो नहीं लिखा, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा होगा तो मान के चल लीजिएगा, है ना। अमीर को यहाँ पे है ना, और सिपा सालार यहाँ पे 10 है। तो कहने का मतलब है हर समूह का एक हेड होता था, उसको किसी को खान बोला जाता था, किसी को मालिक, किसी को अमीर, किसी को सिपा सालार बोला जाता था। 10,000 सेना के टुकड़ियों का भी कहीं कहीं उल्लेख मिलता था, जिसको यहाँ पे तुमन कहा गया। तो लेकिन ये अस्पष्ट है, इसीलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पे
या उसी लाइन में यहाँ पे नहीं लिखा गया, क्योंकि इसका जो उल्लेख है वो कहा जाता था मुगलों में था, यहाँ दिल्ली सल्तनत में नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों को लिख देंगे। तो बोलता था 10,000 सैनिक का टुकड़ी को क्या बोलता था, तुमन कहा जाता था। अमीर खुसरो इस अभियान के वर्णन से स्पष्ट है कि अलाउद्दीन की सेना के पास भी तुमन थे। तो अमीर खुसरो जो है 8 सुल्तानों का काल जो देखा था वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में भी था, और जो जैसा कि आपको बताया गया चित्तौड़ का किला का उल्लेख अमीर खुसरो भी किया है, लेकिन वहां पे जौहर किया गया था, इसका उल्लेख वो नहीं किया है। तो इस तरह से ये अमीर खुसरो बोलता है कि तुमन नाम का एक समूह होता था, जो कि कितने सैनिकों का समूह होता था, तो 10,000 का। हालांकि बर्नी जो है, जियाउद्दीन बर्नी तुमन का कोई उल्लेख नहीं करता है, बोलता है कि केवल ये मुगलों सेना के संदर्भ में ही किया है। तो कहने का मतलब है जियाउद्दीन बर्नी जो है वो मुगलों के संदर्भ में करते हैं, लेकिन यहाँ पे अमीर खुसरो जो है वो तुमन का उल्लेख, यानी 10,000 सेनाओं का जो समूह है उसका उल्लेख जो है अलाउद्दीन खिलजी के काल में भी करते हैं कि तुमन नाम का यहाँ पे एक समूह रहा होगा। तो दोनों का आप जो स्टेटमेंट है वो बता दिए, आपको तो यहाँ पे निर्णय लेना नहीं है, एग्जामिनर जो निर्णय वो देखा जाएगा। मुख्य रूप से सेना, घुड़सवार, पैदल सैनिक होते थे। युद्ध में हाथी का भी प्रयोग होता था, तो जनरल याद करने का कोई जरूरी नहीं है, घुड़सवार है, पैदल है, हाथी सेना है। दीवान ए आरिज सैनिकों की नाम वाली और हुलिया रखता था। तो आप देखिए फिर से एक फैक्ट आ गया कि दीवान ए आरिज नाम करके एक अधिकारी होता था, जो कि ये तय करता था कि जिस व्यक्ति को चुना गया या नियुक्त किया गया है सेना के रूप में, वही नियुक्ति के है ना युद्ध के दौरान जा रहा है कि नहीं। होता है ना कि अभी क्या होता है, एग्जाम लिखना है, मेरा एडमिट कार्ड है, कोई दूसरा है ना गया और एग्जाम लिख के आ गया, तो जैसे अभी चेकिंग होता है उस तरह उस समय भी चेकिंग होता था कि जिसको हम नियुक्त किए हैं सेना के रूप में, जिसको हम क्या किए भर्ती किए हैं, वही व्यक्ति आ रहा है कि कहीं दूसरा व्यक्ति आ रहा है। तो इस तरह से हुलिया का जांच किया जाता था। दूसरा चीज है यहाँ पे आपका नाम वाली, मतलब वही है ना, यहाँ पे वो व्यक्ति है कि नहीं है वो सब चेक करता था। अलाउद्दीन ने घोड़े को दागने की प्रथा एक फिर है, सेना मजबूत रहे इसीलिए देखिए घोड़े के अलग अलग प्रकार होते थे। आपको अच्छा घोड़ा दिया गया है, अब पता चला आप निम्न स्तर के घोड़े लेके जा रहे हैं युद्ध के मैदान में, तो आपका तो पराजय एकदम संभव है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है जो घोड़ा युद्ध के लिए आपको लड़ने के लिए दिया गया था वही घोड़े देख के जा रहे हैं या नहीं। या कभी कभी क्या होता था कि एक ही घोड़ा का आप 2-2 बार दिखा रहे हैं, तो कुछ तो मुहर होना चाहिए। जैसे अभी आपका इलेक्शन का समय चल रहा है, तो इलेक्शन किया जा रहा है, तो आपका अंगुली में क्या किया जाता है, यहाँ पे रंगा जाता है, तो आप दोबारा उसको जल्दी छुटा नहीं सकते, तो दोबारा आप है ना वही व्यक्ति फिर से वोट देने के लिए नहीं जाएगा। तो एक पहचान के लिए घोड़े में क्या किया जा रहा है, दाग का प्रथा यहाँ पे ये शुरू करता है, जिसने निरीक्षण के समय किसी भी घोड़े का दोबारा प्रस्तुत ना किया जा सके, उसके स्थान पर निम्न श्रेणी का घोड़ा ना रखा जा सके। तो इस तरह से यहाँ पे है ना नाम वाली, हुलिया पहचान, घोड़ा को है ना दागने का प्रथा, ये सब सेना का ही रिफॉर्म था। तो जब तक सेना मजबूत नहीं होगा, मतलब किसी तरह से सेना से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है, ये है ना प्रयास था अलाउद्दीन खिलजी का, घोड़े का दोबारा प्रस्तुत ना किया जाना। फिर है समय समय पर कठोर यहाँ पे इन लोगों का निरीक्षण किया जाता था और घोड़ों, सैनिकों तथा उनके शस्त्रों की बारीक जांच पड़ताल की जाती थी। अमीर खुसरो का कहना है कि जो सेना वारंगल गई थी उसकी नाम वाली बनाने में, निरीक्षण करने में 14 दिन। एक एग्जांपल दे दिए कि अमीर खुसरो बताता है वारंगल का जो काकतीय अभी बताए, रुद्रमा देवी है ना सबसे महत्वपूर्ण शासिका में से एक थी, एक मूवी बना है वो आप देखे होंगे हो सकता है साउथ इंडिया में। तो वहां के प्रताप रुद्र वहां राजा थे, उस समय जब वारंगल का अभियान करने के लिए लोग जा रहा था, तो बोलता है 14 दिन लगा था इन सब का नाम वाली, हुलिया, ये सब जांच ऊंच करने में। तो काफी है ना जांच परख के साथ युद्ध मैदान में इन लोगों को भेजा जाता था, ऐसे नहीं भेजा जाता था। अलाउद्दीन की अस्थायी सेना का एक विशाल सेना रखी। फरिश्ता के अनुसार सुल्तान की विशाल सेना में लगभग 4,75,000 सुसज्जित वर्दीधारी घुड़सवारी सेना थी। तो यहाँ पे जैसे अभी हम लोगों का आर्मी होता है उस तरह से इसका भी आर्मी था, जो कि 4,75,000 के सेना में यहाँ है। और ये कौन करते हैं, इतिहासकार फरिश्ता के द्वारा कहा गया। इस जो वर्दीधारी सेना होते थे उसको क्या कहा जाता था, उसको यहाँ पे बोला गया है, इसको सरकारी भाषा में मुर्तब के नाम से क्या किया जाता था जाना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना इंडियन आर्मी, तो उसी तरह से यहाँ पे इसको कहा जाता था मुर्तब। और इस तरह से उनका वेतन सुल्तान द्वारा 234 टंका प्रति वर्ष, एक साल में उसको है ना 234 टंका दिया जाता था। और इस तरह से उसके पास कम से कम एक घोड़ा होता था। तो अभी बोला ना कि वेतन जो है वो नगद देगा, तो नगद में कितना देगा, तो 234 टंका महीना नहीं बल्कि एक साल में। यदि उसके पास 2 घोड़े होते थे जो उसकी योग्यता वृद्धि करते थे, तो उसकी अतिरिक्त घोड़े के लिए 78 टंका। तो एक व्यक्ति के पास अगर एक घोड़ा है तो उसको 234 टंका, अगर एक व्यक्ति के पास 2 घोड़ा है तो उसका देख रेख के लिए 78 टंका जो है वो एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो इस तरह से कुल वेतन जो मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा, 234 टंका। तो इस तरह से प्रतिवर्ष वो पाता था। तो आपको बस इसको एग्जाम्पल के साथ कोट कर देना, बस हो गया। एक घोड़े रखने वाले सैनिकों को कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता था, सेना को 234 टंका, वही चीज है ना, उन्हीं मासिक यहाँ पे निकाल दिया वेतन मिलता था। एक अतिरिक्त घोड़े के व्यय के लिए 6.5 टंका मासिक अधिक मिलते थे। तो जो ऊपर लिखे हैं शायद वही है ना रिपीटेड हो गया एक तरह से। तो इस तरह से इतना ज्यादा सुधार किए, तब जाके वो सेना को मजबूर करते हैं। और जहां जहां सेना अभियान वो करेंगे वहां
अधिकांश में उनको विजय प्राप्त होगा। तो इस तरह से इनका सैनिक अभियान था और सैनिक रिफॉर्म था। उम्मीद करते हैं आपको इतना कंटेंट मिल गया होगा कि बहुत आसानी से आपके पास 500 से 600 शब्दों में यहाँ पे कंटेंट तैयार हो गए होंगे। इसी को थोड़ा सा और अपने तरफ से एलोबरेट कर दीजिएगा, थोड़ा और पृष्ठभूमि और खींच दीजिएगा, दोनों और भी चीज जो पढ़े हुए होंगे, तो आराम से 700 से 800 शब्द आपका बन जाएगा और ये इनफ है आपके 40 नंबर के मार्क्स में। मतलब तथ्यों के साथ अगर चीजों को आप रखिएगा, ऑर्गेनाइज वे में रखिएगा, तो आपको मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लिखना है बोल के दूर दूर में लिख रहे हैं, बड़े बड़े अक्षर में लिख रहे हैं और 10 पेज ही लिख दिए, तो एग्जामिनर को उतना बुड़बक आप मत समझिए कि वो 10 पेज देख के आपको नंबर दे देगा। अगर आपका कंटेंट बेहतर होगा तो आप 700 से 800 में भी अगर लिखिएगा तो आपको नंबर देगा, नहीं तो आप 1500 वर्ड भी लिख लीजिएगा, फालतू का लिख के आइएगा तो मार्क्स तो मिलने वाला है नहीं, है ना। चलिए, तो लगभग आधा घंटा हो गया और आधा घंटा में हम लोग एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो कि मिलिट्री आपका क्या सॉरी यहाँ पे हाँ मिलिट्री रिफॉर्म था ना। अब हम लोगों को मार्केट रिफॉर्म देखना है, तो मार्केट रिफॉर्म बाकी का जो आधा घंटा है उसमें प्रयास करते हैं, खत्म हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा ना। चलिए, तो अब देखिए इतना बड़ा सेना था, अब सेना जब इतना बड़ा होगा तो इसको वेतन देना था। वेतन आपका 234 टन का था, एक्स्ट्रा अगर घोड़ा रखता है तो 78 टन का और देना पड़ता था। तो इतना वेतन आएगा कहां से? बोला जाता है जितना इसका पात्र था ना खाने पीने का, अगर सबको भी गला के ये सोना चांदी का सिक्का बना देता तब भी है ना मुश्किल होता सबको वेतन वगैरह देने। और भी तो कर्मचारी थे, खाली सेना तो नहीं था, और भी कर्मचारी थे। इसीलिए ये आर्थिक सुधार करता है, और आर्थिक सुधार में से एक सुधार है मार्केट रिफॉर्म। आर्थिक में तो बहुत सारा सुधार होगा, भूमि सुधार होगा और भी सुधार होगा, लेकिन उन सुधारों के बारे में आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। आपको केवल पढ़ना है मार्केट रिफॉर्म। तो मार्केट रिफॉर्म जो है हम लोग क्लास नोट से पढ़ लेते हैं, क्लास नोट्स में दिया हुआ था तो वहीं से हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है खुद से, या हम जो खुद से नहीं लिखे, टाइम बहुत कम है, इसीलिए आप समझ रहे होंगे कि जो चीज क्लास नोट्स में स्पष्ट लिखा हुआ है उसको हम फिर से यहाँ पे क्यों लिखे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हम जो है आर्थिक पृष्ठभूमि में अगर पूछा जाएगा कि वो जो है मार्केट पॉलिसी में क्या रिफॉर्म करता है या क्यों रिफॉर्म करता है, तो उसके लिए थोड़ा सा पृष्ठभूमि आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। मार्केट भी रिफॉर्म जो है आर्थिक सुधार का ही एक भाग है, तो यहाँ लिख सकते हैं। बोलता है आर्थिक सुधारों का कारण, क्या कारण था कि वो आर्थिक सुधार किया था? अलाउद्दीन के लगातार विजय और मंगल आक्रमण से उसके लिए एक विशाल सेना रखना अनिवार्य था। तो आप देखिए सेना को खर्चा करना है, अगर किले का मरम्मत करना है, नया किला बनाना है, वहां पे कोतवाल रखना है, उसको वेतन देना है, तो आपके पास पैसा तो होना चाहिए ना। बिना पैसा के आप कैसे इतने रिफॉर्म कर सकते हैं? तो पहला कारण तो ये हो गया कि सेना और मंगोल का आक्रमण है तो उसे लड़ने के लिए पैसा होना चाहिए। दूसरा है राज्य के कर्मचारी, सैनिकों और दीवान के प्रशासन में अत्यधिक व्यय होता था। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन के पास 50,000 तो दासी थे, उन पर भी अत्यधिक व्यय होता था। तो आपके पास सेना है, दीवान है, कर्मचारी है, उसको आपको वेतन देना है। आप 50,000 दास रखे हुए हैं, तो ठीक है, दास को भी हम डायरेक्ट हो सकता है वेतन नहीं दे रहे होंगे, लेकिन उसका भी रहना खाना उसमें भी तो खर्च होता होगा। बोलता है खर्च इतना अधिक था कि उपज का 50% कर, आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी जो है उपज का 50% तक टैक्स लगा दिया था खालसा भूमि में। तो इस तरह से ताकि जो है मार्केट का रिफॉर्म कर दे। अभी हम बताएंगे उसका रीजन क्या है। विभिन्न प्रकार के अन्य अन्य कर लगाकर सोने तथा चांदी के पेय पात्रों को सिक्कों में परिवर्तित करके भी राज्य की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती थी। तो कहने का मतलब है कि जो खाने पीने का जो बर्तन है, अगर उसको भी हम ढाल देना सिक्के के रूप में, तो भी यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है। इतना ज्यादा परेशानी था अलाउद्दीन खिलजी को, और इसीलिए ये मार्केट में क्या करता है, रिफॉर्म करता है। आर्थिक सुधारों में से एक है ना मार्केट रिफॉर्म है। दूसरा बोलता है अलाउद्दीन के आर्थिक नियमों का विस्तृत जो जानकारी हमको मिलता है केवल और केवल कहां पे मिलता है? जियाउद्दीन बर्नी। अभी हम लोग सैनिक अभियान देख रहे थे जिसमें जियाउद्दीन बर्नी के बारे में थोड़ा सा उल्लेख उसका मिला है, अमीर खुसरो उसका उल्लेख करता है, लेकिन यहाँ पे बोलता है आर्थिक सुधार के बारे में जो अधिकांश हमको जानकारी मिल रहा है वो अधिकांश जानकारी केवल और केवल किससे मिल रहा है? जियाउद्दीन बर्नी से मिल रहा है। कुछ समकालीन लेखक का भी वर्णन बर्नी के अनुमोदन का मात्र, मतलब बर्नी जो बोला है उसी को यहाँ पे वो एलोबरेट किया। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नया चीज हमको जानने को नहीं मिलता। तो एक सोर्स है उसके आर्थिक सुधारों को जानने का, और वो है जियाउद्दीन बर्नी का। तो चलिए जियाउद्दीन बर्नी जो है वो क्या उल्लेख करता है उसको यहाँ पे किताब में लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं ये दिख रहा होगा आपको आराम से, है ना। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। पहला है 3 प्रकार के बाजार थे। अब देखिए हम लोग मार्केट रिफॉर्म में आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सिलेबस पता होगा। मिलिट्री रिफॉर्म के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है मार्केट रिफॉर्म। तो मार्केट रिफॉर्म में बोलता है मंडी तथा गल्ला बाजार होता था। एक्चुअली यहाँ पे 3 है ना बाजार है, वो थोड़ा सा डायग्राम आप देखिए, कॉपी का तो लिखा हुआ है नहीं, नोट्स में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे है ना हम थोड़ा सा इसको बता लेते हैं कि 3 जो बाजार थे वो कौन कौन थे। उसके बाद तीनों बाजार के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए 3 बाजार में पहला बाजार जो है वो थोड़ा सा अभी नहीं दिखेगा, लेकिन हम पढ़ दे रहे हैं, वो सुन लीजिए। ये मंडी या गल्ला बाजार होता था जिसमें है ना जो सब्जी उब्जी था, गुड़ नमक ये सब था, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया था कि उसका कितना है ना खरीद बिक्री के लिए दाम फिक्स होगा। दूसरा होता था सराय या
दल यानी न्याय व्यवस्था, जो एक तरह से कहिए निर्मित वस्तु थे, कपड़ा था आना, या जो किराना में दुकान में बेचता है उस तरह का एक बाजार होता था जिसको सराय अदल बोलते थे। और तीसरा प्रकार का जो बाजार होता था उसको हम लोग बोलते थे घोड़ों, दासों और मवेशियों का बाजार। मतलब जहां घोड़े बिकते थे, दास, दास आपको पता होगा कि उस समय दास ना प्रथा था जिसमें महिला और पुरुष को बेचा जाता था, तो इस तरह से दास का बिक्री होता था। और मवेशी जो दूसरे प्रकार के पशु होते थे उनका भी खरीद बिक्री होता था। तो तीन प्रकार के मार्केट में याद रखिएगा, पहला जहां इंसान, घोड़े, जानवर ये बिकते थे, दूसरा जिसमें निर्मित वस्तु, कपड़ा, जैसे कपड़ा सबसे महत्वपूर्ण है वो बिकता था, और जो पहला मार्केट था उसमें खाद्य पदार्थ जिसमें बिकते थे अनाज, जिसमें गेहूं, जौ, चना, जैसे अभी हम लोग कृषि वाला पदार्थ है जो कि खाद्य में ज्यादातर यूज किया जाता था, वो सारा चीज यहाँ पे बिकता है। अब चलिए तीन मार्केट के बारे में तो आपको बता दिए, इसको आप डायग्राम बना लीजिए, जब बताइएगा ना मार्केट तो डायग्राम तीन बना लीजिएगा और फिर एक एक करके तीनों को एक्सप्लेन कीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मंडी अर्थात गल्ला बाजार का क्या विशेषता था। बोलता है प्रथम और सबसे कठिन अधिनियम जब्ता सभी प्रकार के गल्ले और भाव को निश्चित करने से संबंधित था। तो सबसे बड़ा अधिनियम, या अभी देखिए अभी हम लोग इन्फ्लेशन से परेशान होते हैं, अभी इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कारण अगर न्यूज़पेपर सब पढ़ रहे होंगे तो क्या है, खाद्य पदार्थ। सरकार जो है खाद्य पदार्थ के बढ़ते दामों के कारण ही, या क्रूड ऑयल हो गया या बिजली हो गया, इसके दाम बढ़ रहे हैं, इसके कारण इन्फ्लेशन को रोक नहीं पा रही है। आपको टेलीग्राम ग्रुप में हम कुछ पेपर कटिंग भेजे थे, उसमें दिया हुआ था। तो ये सब आप पढ़िए कि सबसे महत्वपूर्ण था उस समय का, या सबसे चुनौती भरा काम था, कोई भी गल्ला है या कोई भी वस्तु है उसका दाम को निश्चित कर देना। मतलब आप समझ लीजिए आप दाल खरीदने जा रहे हैं तो 50 रुपया फिक्स हो गया, तो समझिए 50 रुपया ही है ना कोई आपसे लेगा, ना तो 51 होगा ना 52 होगा। और कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के काल में जब तक वो शासन किया तब तक जिस भी चीज का दाम वो फिक्स किया वो ना तो बढ़ा ना ही घटा। तो ये अपने आप में क्रांतिकारी घटना कहा जा सकता है, जिसमें इन्फ्लेशन को ना तो बढ़ने दिया ना घटने दिया। अभी आप देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाता है, इन्फ्लेशन को 4+2- में हम रखते हैं, या तो ज्यादा से ज्यादा 6 रखना है या कम से कम 2 रखना है। तो उस अभी देखिए है ना, इतना है ना व्यवस्था होने के बाद चुनौती हम लोगों को होता है, लेकिन उस समय राजशाही शासन के रहते हुए ये जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से इसीलिए सवाल को तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपका यह सिलेबस में दिया जा रहा है। तो बोलता है गल्ले के भाव को निश्चित करने से संबंधित था। खुसरो और बरही स्पष्ट रूप से कहते हैं कि निश्चित मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की जा सकती थी। अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी पढ़ने को मिलता है, कभी कोई किताब में आप पढ़े होंगे, अगर तौल में किसी तरह का कोई कमी करता है तो मान के चलिए 10 ग्राम आप तौल में कमी कर दिए ना किसी को देने में, तो 10 ग्राम का दुगुना यानी 20 ग्राम आपका मांस, आपका शरीर का हिस्सा को काट के पूरा किया जाता है। तो इसीलिए कोई भी ना तो तौल में किसी तरह का कमी बेसी करता था और ना ही चीजों का दाम जो फिक्स था उसको कमी बेसी करता था। तो इस तरह से यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मार्केट का रिफॉर्म करेगा। निश्चित किए गए मूल्य जो है, अगर आपको 2-4 याद रखना होगा तो याद रखिएगा, सब याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो गेहूं जो है 7.5 जीतल था, जौ जो है 4 जीतल था, चना जो है 5 जीतल था, चावल जो है वो 5 जीतल था। सबको पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं इतना में से अगर 3-4 याद हो जाए तो आपका काम बन जाएगा। मतलब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं कि हाँ ये चीजों का दाम जो था वो फिक्स था। अब यहाँ पे बोलता है इसके अतिरिक्त जो है दाल हो गया, फली की कीमतें में है, उनके क्या कर दिया था निर्माण, मतलब खाने पीने का जो चीजें थे उनके दाम को निर्धारित किया गया था। निष्कर्ष तो यही निकल रहा है। गल्ला मंडी में भाव की स्थिरता अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, यानी कि भाव जो है न बढ़ा न घटा, वह जीवित जब तक रहा तब तक मूल्य तनिक भी वृद्धि नहीं हुई थी। इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल उनके है ना काल में पैसा में कोई वृद्धि नहीं होता। अब देखिए मार्केट है, मार्केट में आप रिफॉर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार तो देखने को मिलेगा। अगर उसमें सख्त व्यवस्था बना के नहीं रखिएगा, देख रेख करने के लिए अधिकारी नहीं छोड़िएगा। तो यहाँ पे एक अधिकारी छोड़ा गया था जिसका नाम था सेना-ए मंडी। क्या बोलता है, बाजार या सेना का अधीक्षक होता था। तो आपको पूछा जाएगा मार्केट रिफॉर्म जब किया गया था तो मार्केट के देख रेख के लिए कि गल्ला बाजार में चीजों का दाम बढ़े ना घटे ना, तो उसको नियंत्रण करने के लिए जो अधिकारी था उस अधिकारी को किसके नाम से जानते थे, सेना-ए मंडी के नाम से जानते थे। कीमतें निश्चित करके सुल्तान स्थापित किए थे, अनाज का बाजार और सरकारी अनाज का विक्रय। तो आपका दो चीजों को निर्धारित कर दिया कि ना दाल चावल इतना इतना दाम में क्या होगा मिलेगा। तो इस तरह के 2 मार्केट होते थे। पहला जो मार्केट होता था वो तो अनाज का मार्केट होता था। दूसरा जो होता था जैसे कि अभी सरकारी अनाज मिलता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं राशन में कोटा हम लोग बोलते हैं ना गाँव घर के भाषा में, तो वहां पे मिलता था। तो इस तरह के सरकारी अनाज थे। अभी आप देखने को मिलेगा कि हर गाँव में या हर मोहल्ला में बोलता है 2-3 सरकारी अनाज के भवन तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। और जब अकाल उकाल आता था तो उस समय भी वहां से आपको मिलता था। यहाँ से जनता दुकानदार अन्न आदि खरीद सकते थे। तो यहाँ जो सरकारी अनाज है ना वहां से क्या करते थे, या तो डायरेक्ट जनता खरीद सकता था, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। अगर मान चले टमाटर आपको जनरल मार्केट में अगर नहीं मिलेगा तो दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उस समय है ना सरकार का फर्ज होता था कि सरकारी दुकान में आप जाइए और वहां से खरीद लीजिए, तो दाम आपका बढ़ेगा नहीं। तो बोलता था जब भी जनता को आवश्यकता होता था तो इस सरकारी अनाज विक्रयालय में जाते थे, या किसी दुकानदार को भी अगर जरूरी पड़ जाए तो वो भी कहां जाएगा, इस अनाज के विक्रयालय में, जो कि सरकार के द्वारा यहाँ पे बनाया गया। तो इस तरह से चीजें कंट्रोल की गई थी। मतलब
ऐसे कंट्रोल नहीं हो गया था कि राजा बोल दिया कंट्रोल हो गया, उसके पीछे जो है यहाँ पे बहुत मेहनत लगा था, तब जाके यहाँ पे है ना कंट्रोल हुआ था। चलिए आगे यहाँ पे गल्ला बाजार में ही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, उसको हम बताने का यहाँ पे प्रयास करें। टाइम तो थोड़ा सा कम है और 1 घंटा से ज्यादा रिकॉर्डिंग होता नहीं है, आपको थोड़ा सा हो सकता है पता होगा, पिछला वीडियो देखे होंगे, तो 1 घंटा में ही हम लोगों को समाप्त करना है। तो चलिए देखते हैं जितना हो सकता है। बोलता है अनाज बाजार 2 प्रकार के व्यापारी होते थे, मतलब 2 प्रकार। अभी भी आप देखिए, एक होता है अस्थायी दुकान वाला और एक होता है घर घर बेचने के लिए आता है और बेच के चला जाता है। तो इस तरह से आप गांव घर में देखे भी होंगे या शहर में भी देखते हैं, घर घर है ना, कोई कंपनी का प्रचार करने के लिए आता है तो वो लोग होते हैं। तो कुछ इस तरह के व्यापारी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। दिल्ली में अस्थायी दुकान वाले थे और दूसरे काफिले वाले व्यापारी कारवा या बाजार से नगर में अनाज लाते थे और उसे दुकानदार की जनता को बेचते थे। मतलब बाहर से कोई आया, अपना सामान यहाँ के दुकानदार को बेचा, है ना, जो कि जिसका अस्थायी दुकान है, और उसके बाद वो चला गया। तो इस तरह से 2 था, एक था परमानेंट यहाँ का दुकान या दिल्ली में रहने वाले, है ना, दुकानदार या व्यापारी, और दूसरे थे जो कि बाहर से दिल्ली आते थे और चीजों को बेच के वापस चले जाते थे। अलाउद्दीन ने नवीन आदेशों से उत्पादकों को उनकी लागत के उचित मूल्य पे मिलता था और व्यापारियों को मुनाफाखोरी का अवसर नहीं मिलता था। देखिए एक चुनौती ये भी था, अगर हमको दाल को उपजाने में अगर 10 रुपये प्रति केजी का यहाँ पे लागत रख रहा है और अलाउद्दीन खिलजी इसको 9 रुपये अगर बेचने बोलेगा तो हमको तो नुकसान होगा, तो फिर हम उत्पादन करेंगे क्यों? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इस बात पे भी ध्यान रखता था कि उत्पादक को उसका जो मूल्य है, जो कॉस्ट है ना, उसको पड़ा है, वो उसको क्या होना चाहिए, उचित मूल्य जो है मिलना चाहिए, और इस बीच में मुनाफाखोरी नहीं होना चाहिए। आप ये भी देखे होंगे, किसान जो है मार्केट लेके जाते हैं, सस्ते में बेचते हैं, लेकिन शाम को अगर खुदरा व्यापारी है ना वहां पे बेचते हैं, या है ना अगर आप देखिएगा जो आम जनता को मिलता है उनको ज्यादा दाम में मिल जाता है। तो ठीक है, वो मेहनत करें, उनको मिलना चाहिए, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि मुनाफा उनका बहुत ज्यादा हो और इस तरह से चीजों का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो हर चीज का मेहनत कर रहा है तो कोई भी तो पैसा लेगा ही लेगा, लेकिन आपको है ना उसको बहुत ज्यादा करना नहीं है, इतना भी नहीं कर देना है कि चीजों का दाम जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और इसीलिए एक सेना का क्या किया जाता है, सेना ए मंडी आपको बताया गया, उसका नियुक्ति किया, और एक सेना का नाम आपको यहाँ पे मिलता है, एक मलिक कबूल, एक देखिए मलिक कफूर है जो कि सैनिक अभियान किया था, और ये सेना अधिकारी है जिसका नाम है मलिक कबूल। घुमक्कड़ व्यापारियों को दिल्ली के बाजार में नियमित रूप से अनाज लाकर निश्चित दरों में बेचने के लिए क्या करता है, राजी करता है कि आप आइए और अगर टमाटर 10 रुपये बेचना है तो 10 रुपये ही बेचे, इसके लिए वो क्या करता है, राजी करता है। मतलब होता है ना कि हम अगर 15 रुपये खरीद रहे हैं तो हम 10 रुपये क्यों बेचे, तो इसमें सब्सिडी वगैरह दिया जाता था, आगे आप पढ़िएगा, लेकिन जो भी इसका नियम कानून होता होगा उस नियम कानून के तहत वो राजी कर लिया था कि आप बाहर से चीजों को लाइए और जो भी निश्चित दाम फिक्स किया गया है उसी दाम में इसको यहाँ पे इस मार्केट में बेच दीजिए। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और उसको बसाया भी था, यमुना नदी के किनारे यहाँ पे बसाया था, ना केवल उन व्यापारियों को बल्कि उनके परिवार को भी बसाया था ताकि उनको किसी तरह का कोई भी परेशानी ना हो। मतलब मार्केट रिफॉर्म करने के लिए जो भी कुछ करना पड़े वो सभी कुछ यहाँ पे किया था अलाउद्दीन खिलजी और उसके प्रशासनिक अधिकारी। अब यहाँ पे देखते हैं, अनाज का पर्याप्त भंडार और व्यापारियों को अधिक मुनाफाकारी का अवसर ना मिले, इसके लिए किसानों को खालसा भूमि वाले उपज का भू राजस्व का कितना प्रतिशत, 50% नगद फसल के रूप में लिया जाता था। अब समझिए टमाटर, अब एकदम जनरल में अभी के अनुसार समझिए कि मार्केट में आपको टमाटर मिल रहा है। अब अगर मार्केट में एकदम टमाटर है, जितना डिमांड है वही हिसाब से सप्लाई हो रहा है, तो चीजों का दाम तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर डिमांड बढ़ गया और सप्लाई घट गया, मान चलिए हम 10 किलो खरीदने गए और मार्केट में 1 ही किलो है, तो 10 आदमी अगर खरीदेगा तो उसका तो दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि टमाटर का संख्या क्या है, मात्रा क्या है, कम है। अब इस समय क्या करेगी सरकार, अगर उसके पास स्टॉक में है टमाटर तो उसको मार्केट में लाएगी और चीजों के दाम को स्थिर रखने का प्रयास करेगी। आप इकोनॉमिक्स अभी पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप समझ ही रहे होंगे कि किस तरह से चीजों को बैलेंस किया जाता है इन्फ्लेशन को। तो उसी तरह से अगर आपके पास अनाज स्टॉक में रहेगा तब तो अगर मार्केट में अनाज का कमी होगा तो आप सरकारी जो विक्रयालय है उससे अनाज को बेचिएगा और मार्केट में लाइएगा, ताकि किसी भी चीज का दाम जो है ना बढ़े, इन्फ्लेशन ना बढ़े। तो वही चीज बोलता है कि अनाज में वो क्या करता है, 50% तक टैक्स लेता है। मतलब अगर आप 2 बोरा अनाज उपजा रहे हैं तो 1 बोरा अलाउद्दीन खिलजी का और 1 बोरा आपका किसका हो जाएगा, किसान का। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास 1 बोरा जो स्टॉक करके वो रखा है, वो जब भी आवश्यकता होगा मार्केट में क्या करेगा, डालेगा, और इस तरह से चीजों का दाम जो है वो बढ़ने से रोकेगा। तो इस तरह से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया था। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं ऐसे नहीं हो गया था कंट्रोल, है ना, उसके पीछे बहुत सारे है ना प्रयास किए गए थे। इन स्थितियों में व्यापारी इतना खाद्यान्न लाते थे कि शाही भंडार को छूने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि जियाउद्दीन बनी से ही हमको तो ज्यादातर पता चल रहा है, तो बोलता है कि यहाँ बाहरी व्यापारी इतना खाद्यान्न ला ही देते थे कि शाही भंडार को छूने का बहुत ज्यादा कोई आवश्यकता पड़ता ही नहीं था। मौसम के आकस्मिक परिवर्तन के दौरान क्या होता था उसको भी देख लीजिए। जैसे अभी होता है ना कि कोरोना आया तो घर घर यहाँ पे आपको अनाज मिल गया, है ना, ताकि आपको परेशानी किसी तरह का न हो। कभी अकाल आ जाता है तो सरकार क्या करती है, या है ना, कभी आपका सूखा उखा जाता है, धान नहीं रोकता है, तो उसमें सरकार जो है आपको कुछ सब्सिडी या कुछ पैसा आपको क्या करती है, देती है, सहायता देती है। तो उसी तरह से यहाँ पे होता है अलाउद्दीन खिलजी के समय में सरकार भंडार, जब किसी तरह का कोई बाढ़ या सूखा या कुछ इस तरह से आ जाए, जब अकाल आ जाए, तो उस समय क्या होता था,
तो सरकारी भंडार से अनाज मंडी के बेचने के लिए यहाँ पे दिया जाता था घुमक्कड़ व्यापारियों के लिए। तो आपका क्या होता था, सरकार का जो भंडार है उससे निकाला जाता था, जो भी घूम घूम के बेचने वाला व्यापारी होते थे उसको दिया जाता था, बोला जाता कि आप जाइए और वहां पे बेचिए। मतलब अनाज का कमी होने नहीं दिया जाता था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। बर्नी कहता है कि शायद कोई ऐसा मोहल्ला होगा जहां खाद्यान्न से भरे 2 या 3 सरकारी भंडार नहीं होंगे। तो हर मोहल्ला में 2-3 सरकारी भंडार होता था और कोई भी व्यक्ति वहां से जाता था और वहां से अनाज ले सकता था। तो अनाज का कमी नहीं होने दिया गया। जब अकाल जैसा परिस्थिति आया तब भी इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा चीज, जैसे अभी हम लोग को राशन मिलता है लाल कार्ड, पीला कार्ड, इस तरह से, तो क्या उस समय राशनिंग व्यवस्था थी? राशनिंग व्यवस्था थी, लेकिन राशन कार्ड जैसा कोई कार्ड वगैरह नहीं बनता था। यहाँ बोलता था अकाल के साथ प्रत्येक घर को आधा मन यहाँ पे अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। मतलब 20 किलो अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। तो एक परिवार का जो खाने पीने का जो है ना व्यवस्था है, वो सारा व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा था। किंतु राशन कार्ड आदि की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता था कि जो व्यक्ति बाजार जाता था उसे निर्धारित मात्रा में अनाज मिलता था। मतलब आप केवल जैसे होता है ना, अभी आधार कार्ड नहीं है तो आपको अनाज नहीं मिलेगा, वैसा नहीं। आप गए, केवल चेहरा दिखा दिए, आपको वहां पे मिल गया। बस वही चीज हम लोग यहाँ पे समझ लिए कि जो भी निर्धारित मात्रा होगा, अगर 20 किलो देना है तो 20 किलो देगा, 30 किलो देना है तो 30 किलो देगा, है ना। और पहचान का तो एक रखता होगा कोई कि है ना फलाना व्यक्ति को दे दिया, नहीं तो एक ही व्यक्ति 4 बार जाएगा और ले जाएगा। तो इतना भी तो बुड़बक नहीं होगा, जब इतना रिफॉर्म कर रहा है तो वो सब भी किया ही होगा। सराय अदल, अब एक मार्केट खत्म हो गया, अब दूसरा हम लोग जाते हैं मार्केट जिसको न्याय का, है ना, न्याय का स्थान के बारे में इसको कहा जाता है। 45 मिनट और 15 मिनट समझा देंगे। चलिए, सराय अदल कहा जाता है, न्याय का स्थान कहा जाता है, एक सरकारी धन सहायता सब्सिडाइज बाजार था जिसमें बेचा जाता था निर्मित वस्तुएं। मतलब होता है ना कि आपको सब्सिडी मिलता है, तो इस तरह से कोई भी चीज को बेचने के लिए सरकार जब सब्सिडी देती है तो उसका दाम जो है थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे सराय अदल जो है वहां पे निर्मित वस्तु बेचते हैं, जैसे वस्त्र है, मेवे है, जड़ी बूटी है, घी तेल है, कहने का मतलब जो है ना रिफाइन है, जो कि किराना वाला दुकान में जो बिकता है, वो मोटा मोटी आप इसको समझ सकते हैं। बाहर के प्रदेशों से अधीनस्थ राज्यों तथा विदेशों से आने वाले निजी मकान और बाजार में ना लाया जाए कोई भी माल, इसको भी अधीनस्थ होता था ना कि बाहर से कोई चीज आया, स्टॉक कर लिया और उसके बाद जो है उसका कालाबाजारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। निजी मकान में कोई भी चीज बाहरी जगह से आपको लाना नहीं है, चाहे आपका सटा हुआ राज्य है उससे नहीं लाना है, या कोई दूर देश से कोई आ रहा है उससे नहीं लाना है आपको, है ना। निजी मकान में या निजी बाजार में उसको नहीं लाना है। नियम, है ना, नियम ना मानने वाले वस्तुओं को जब्त कर लिया जाता था। होता है कालाबाजारी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया था। बनी ने अनाजों के जैसे ही विविध प्रकार के कपड़ों और अन्य वस्तुओं की कीमतों की लंबी सूची यहाँ पे दी है। देख लीजिए, यहाँ पे आपका दिया गया है कि रेशम का, है ना, जो थी था वो 16 टन का था, नारंगी रंग का कच्चा रेशम 6 टन का था, आधा रेशम, है ना, बाल मिश्रित था 3 टन का था, साधारण कपड़े 3.5 जीतल था, चादर का आपका 10 जीतल था। तो अगर 1-2 याद हो जाए ठीक, सबको रटने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो कपड़ा को थोड़ा सा, कपड़ा व्यापारी लोग को यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया गया था, वैल्यू दिया गया था। ये थोड़ा, है ना, नुकसान होने लगेगा तो बेचेगा नहीं, बेचेगा नहीं तो फिर आप मार्केट को कैसे अति कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे बोलता है मुनाफा ना होने के कारण व्यापारी जो होते थे वो दिल्ली में माल बेचने को इच्छुक नहीं थे। अब हमको लागत लग रहा है 15 रुपया और आप बोलिएगा हमको 10 रुपया बेचने के लिए, तो हम क्यों मेहनत करने जाए? 5 रुपया खुद का हम नुकसान नहीं ना करेंगे। आप मार्केट रिफॉर्म किए तो आप अपना समझिए, हम अपना नुकसान क्यों करने जाएंगे? हम कोई दूसरा धंधा खोजेंगे। तो इसीलिए बोलता है कि इच्छुक नहीं थे क्योंकि उनको व्यापारी को लागत नहीं मिल रहा था। अगर सुल्तान कपड़ा व्यापारियों को खाद्यान्नों के व्यापारियों की अपेक्षा अधिक सुविधा देना, तो ठीक है, अगर आपको नुकसान हो रहा है तो हम थोड़ा सा सुविधा आपको क्या करेंगे, ज्यादा देंगे। खाद्यान्न वाला तो, चूंकि खाद्यान्न वाले तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, बहुत नजदीक में दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में ही खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा था, लेकिन कपड़ा जो है ज्यादातर जो है वो मुल्तान वगैरह तरफ से आता था। तो वहां के व्यापारी जब वहां से लाते थे तो उनको लागत का अगर नहीं मिलेगा पैसा तो फिर वो कपड़ा लाएंगे नहीं। इसीलिए थोड़ा सा कहा जाता था कपड़ा व्यापारियों को अधिक सुविधा दिया जाता था। आगे बोलता है दिल्ली के व्यापार करने वाले प्रत्येक व्यापारी को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, दीवाने रियासत में अपना नाम दर्ज कराने का आदेश दिया गया। देखिए, वहां सेना ए मंडी होता था, तो यहाँ पे दीवाने रियासत होता था, जो कि यहाँ पे देखता था कि कोई व्यापारी, है ना, कहाँ व्यापार कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब एक लाइसेंस जैसा था कि आपको अनुमति लेना है तभी मार्केट में यहाँ पे चीजों को खरीदना और बेचना है। तो एक तरह से यहाँ पे लाइसेंसिंग व्यवस्था जैसा आप समझ सकते हैं। उसे एक करारनामे पर हस्ताक्षर भी करने पड़ते थे कि वह निश्चित मात्रा में नगर में माल लाएगा और उसे नियंत्रित दरों पर भेजेगा। मतलब अनलिमिटेड एक ही व्यक्ति, मतलब होता है ना, मोनोपोली ना हो जाए। एक व्यापारी जो है सभी चीज अकेले ला रहा है और अकेले बेच रहा है, तो उसको तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। तो एक निश्चित मात्रा में बोला गया, अगर आपको, है ना, 10 टन लाना है या मतलब जो भी है ना, जितना लाना है उतना आपको लाना है और उस कपड़ा को
नियंत्रित दर में ही बेचना है। 10 रुपये मीटर अगर बेचना है तो 10 रुपये मीटर ही बेचना है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आपको हस्ताक्षर किया जाता था करारनामा, और करारनामा का अगर आप खिलाफ में जाइएगा तो सजा तो मिलेगा ही मिलेगा। सुल्तान लोग सजा देने में आगे रहता था। फिर यहाँ सुल्तान ने राजकीय कोष से मुल्तानी व्यापारियों को धन की अग्रिम रूप से एक प्रकार का सरकारी सब्सिडी में दिया, जिसे अन्यत्र माल खरीद कर नियंत्रित दरों पर सराय अदल में बेचा जा सके। तो सुल्तान क्या बोलता है, हम आपको सब्सिडी में पैसा देते हैं। जैसे मान के चलिए कोई कपड़ा जो है 100 रुपया पड़ता था, अब लागत पड़ रहा है 100 रुपया और आपको यहाँ पे बेचने के लिए बोला जा रहा है कितने रुपये में, 80 रुपये में। तो आप कैसे बेचेंगे? 20 रुपया का खुद का नुकसान नहीं ना कीजिएगा। तो यहाँ पे 20 रुपया सब्सिडी देगा, यहाँ पे 20 रुपया यहाँ पे सब्सिडी देगा कौन? यहाँ पे सुल्तान। तो आपका जितना लागत था उतना में आप बेच सकते हैं, है ना। तो इस लागत का प्रॉफिट भी आप मान चलिए ठीक है 25, यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे 25 रुपया दे रहा है, मान चलिए यहाँ पे है ना प्लस 5 रुपया है ना प्रॉफिट भी दे रहा है, और इस तरह से बोल रहा है 105 रुपया में आप क्या करो, बेचो। तो आपका जितना लागत था 5 रुपया प्रॉफिट हुआ, आप बेच दीजिए। तो कहने का मतलब है सरकार आपको सब्सिडी या कपड़ा व्यापारियों को सब्सिडी दे रही थी ताकि वो जो है मुल्तान से कपड़ा को यहाँ पे लाए और यहाँ पे चीजों को बेचे, और इस तरह से चीजें जो है नियंत्रित दर में बेचा जाए, इसका पूरा ख्याल है। तो कहते हैं ना एक लाइन में कह देना कि अपने शासन काल में एक भी चीज का दाम नहीं बढ़ा, और उसको कंट्रोल करना दोनों है ना बहुत चुनौती भरा काम था, है ना। महंगे कपड़े सस्ते दामों में खरीद कर पास के शहरों में 4-5 गुने दामों में ना बेचा जाए, इसके लिए नियुक्त किया जाता था परवाना नवीस करके। होगा क्या, अब समझिए। दिल्ली में 10 रुपये मीटर कपड़ा बिक रहा है, और वही कपड़ा अगर आप दक्षिण भारत में जाइए तो हो सकता है 20 रुपये। तो करेगा लोग क्या कि वहां से 10 रुपये मीटर कपड़ा खरीदेगा, और दक्षिण भारत में या जो भी है ना सीमा रेखा वाले है ना साम्राज्य या देश है या राज्य है उसमें वो बेच देगा। तो होगा क्या, यहाँ सस्ते सस्ते सामान लेके कहीं पे वो महंगा लेगा और मुनाफा कमा लेगा। तो ऐसा कोई ना करे, इसीलिए यहाँ पे एक क्या होता था, परमिट देने वाला होता था जिसका नाम था परवाना निवेश, है ना। होता है ना अभी कि सरकारी कहीं कोई चीज से खाद्यान्न मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सब चीज आप खरीद लिया और अपने किराने दुकान में उसको बेच के अपने कमा रहे हैं। तो इस तरह से रिफॉर्म करने के लिए एक क्या रखा गया था, परमिट देने वाला एक अधिकारी दिया था। अब चलिए लास्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं घोड़ेदास और है ना यहाँ पे मवेशियों का बाजार। तो चलिए जानवर के जैसे इंसान भी बिकते थे, है ना। जैसे अभी हालत खराब हो गया है इंसानों का, कभी कभी जानवर जैसा लगता है, तो उसी तरह से देख लीजिए इन तीनों बाजारों में 4 है ना सामान्य नियम लागू होते थे। किस्म के अनुसार मूल्य का निर्धारण होता था। किसका किस्म कितना है, बेहतर किस्म का ज्यादा अच्छा मूल्य होता था, जो लो क्वालिटी का होगा उसका दाम भी खराब होता होगा, मतलब कम होता होगा। सेना के लिए स्वीकृत होने वाले घोड़े अपने नस्ल की योग्यता के अनुसार 3 श्रेणियों में विभाजित थे। अभी आपको दाग प्रणाली कहा गया ना, अगर बेहतर श्रेणी वाला आपको घोड़ा दिया गया है तो आप लो क्वालिटी वाला लेके नहीं आइए, क्योंकि सस्ता में वो मिल रहा है। 78 टंका एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, तो वो जो है बेहतर घोड़ा चाहेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे आपको कहा गया है इस घोड़े को 3 श्रेणी में बांटा गया। पहला श्रेणी को बोला गया 100 से 120 टंका उसका रखा जाता था दाम। दूसरे श्रेणी के घोड़े का दाम था 80 से 90, और जो लो क्वालिटी का था 60 से 70, और कुछ तो एकदम ही खराब क्वालिटी का था जिसको बोलता था भारतीय टट्टू सेना के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते थे, जो कि 10 से 20 टंका, मतलब इधर उधर है ना कोई चीज को सामान को ढो के ले जाना या करने वाला है ना काम होता होगा, तो उसके लिए होता। सेना के लिए वो उपयुक्त नहीं माना जाता था। ये मात्र 10 से 20 टंका मिलता था, मतलब सस्ता, सबसे सस्ता। तो ऐसा ना हो कि है ना जब युद्ध लड़ने जाए उसी समय यही घोड़ा को ले जाइएगा, पता चलेगा दौड़ने सक रहा है, ये नहीं बैठा के बैठ गया खुदे, तो है ना लड़ाई को तो आधे मैदान में आप क्या हो जाइएगा, हार जाइएगा। इसीलिए है ना दाग प्रणाली अपनाया गया था। व्यापारियों और पूंजीपतियों को बहिष्कार किया गया, दलाल और कठिन है ना नियंत्रण रखा गया, सुल्तानों द्वारा बार बार जांच पड़ताल किया गया। तो मार्केट में किसी तरह का उतार चढ़ाव ना हो या किसी तरह का कोई धांधली ना हो, इसके लिए क्या किया जाता था, पूंजीपति मतलब कोई एक ही आदमी अमीर ना बन जाए उसको रखा जाता था। बीच में दलाल बहुत ज्यादा ना आ जाए। सुल्तान जो है बार बार इसमें क्या करवाता था, जांच पड़ताल, ताकि कोई भी कमी बेसी दिखे तो उसमें सुधार किया जा सके। प्रमुख घोड़ों के दलाल घोड़ों सहित प्रत्येक 40 दिन में 2 मास बाद सुल्तान के सामने जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बोलता है प्रत्येक 40 दिन 2 मास 40 दिन 2 मास बाद। अच्छा पता नहीं कुछ इस तरह से कह रहा होगा 40 दिन 2 मास, ये तो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। 40 दिन या 2 माह है ना, मोटा मोटी समझिए कि एक निश्चित टाइम था उसके पास, आपको सुल्तान के पास जाना होगा और आपको आना बताना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं। उसके आने पर उसे कठोर और विस्तृत जानकारी प्राप्त करता था, और वह देखता था कि प्रत्येक प्रकार का घोड़ा उसकी निर्धारित कीमत पे बेचा जा रहा है कि नहीं। तो है ना टाइम टू टाइम आपको जाना पड़ता था, सुल्तान उसका निरीक्षण करता था। आपको अगर जिस श्रेणी का घोड़ा को जितना रुपया लेने के लिए बोला गया है उतने रुपया में नहीं बेचिएगा तो आपको दंड मिलेगा। लेकिन सामान्यतः सुल्तान के काल में कोई इस तरह का है ना गुस्ताखी जिसको बोलते हैं ना वो नहीं करता था, क्योंकि वो सीधे मृत्यु दंड देता था।
इन्हीं पद्धतियों की कीमतें निश्चित की गई। दासों और पशुओं की इन बड़े बाजारों के अतिरिक्त अन्य छोटी छोटी वस्तुओं के मूल्य उनकी उत्पादन लागत के आधार पर निश्चित किए गए। मतलब जैसे मिष्ठान हो गया, तरकारी हो गया, रोटी कंगी, जो भी आपको मना है वो लिख दीजिए, बहुत ज्यादा यहाँ पे है नहीं। मतलब बाकी चीजों को भी यहाँ पे दाम जो है वो यहाँ पे मूल्य किया, निर्धारित कर लिया, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे दिया है सामान्य बाजार में बिकने वाले प्रत्येक वस्तु का मूल्य, तो सूची यहाँ पे है ना, बर्नी यहाँ पे बताया है। और यहाँ पे फिर से देख लेते हैं कि है ना दास उसका कितना दाम था, है ना, आदमी कितना बिकता था वो देख लीजिए। बर्नी के सूची के अनुसार काम करने वाली दासी का मूल्य 5 से 12 टके, मतलब घोड़ा से भी लोग का कम दाम था यहाँ पे, है ना, जानवर से भी कम दाम इंसानों का था। इस तरह से वहां पे दास दासियों से व्यवहार किया जाता था। विषय भोग के लिए 20 से 40 टके और सुंदर युवा दास जो होते थे उनको 20 से 40 टके। अपने कार्य में दक्ष दास को 10 से 15 टके, अयोग्य दास की कीमत 7 से 8 टके। यदि कोई 1000 या 2000 टंका मूल्य की अत्यंत सुंदर कन्या बाजार में विक्रय के लिए लाई जाती थी तो कोई उसे खरीदने का आना साहस नहीं करता था। उसे भय रहता था कि कहीं मुनहियान गुप्तचर पुलिस सुल्तान को सूचना ना दे दे कि अमुक व्यक्ति इतना धनवान है, उसने इतनी कीमत की। ईडी अभी देख रहे हैं ना कि पैसा है लेकिन दिखाना नहीं, तो ईडी का हमला हो जाएगा। बस वही चीज यहाँ पे है कि है ना आप खरीद सकते हैं 1000 से 2000 टंका मूल्य वाली अत्यंत सुंदर है ना कन्या जो है बाजार से खरीद सकते थे, लेकिन जानबूझ के कोई खरीदता नहीं था, क्योंकि गुप्तचर जो है बता देगा सुल्तान को कि इसके पास इतना पैसा है ना, सुल्तान जो है पहुंच जाएगा फटाक से उसका घर। बर्नी इसके अनुसार राज सिंहासन द्वारा स्वीकृत मूल्य सूची वाणिज्य मंत्रालय दीवान रियासत को दे दिया, मतलब वाणिज्य मंत्रालय को दे दिया कौन सा सामान का कितना कितना क्या होगा दाम रहेगा, तो वो सूची वहां पे मिल गया और वो सूची के अनुसार ही वो क्या होगा खरीद बिक्री होगा। दीवान रियासत या दिल्ली के बाजारों में महानिरीक्षक ने विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न बाजारों के सेना नियुक्त किए, ये तो ऑलरेडी पढ़ दिया। प्रत्येक सेना को उसके बाजारों के लिए दरों की सूची मिलती थी और उन्हें लागू करते थे। तो इस तरह से ये मार्केट रिफॉर्म था। इसी तरह से आर्थिक रिफॉर्म में भूमि का अनुदान को ये क्या कर देता है, अंत कर देता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना नहीं, बिचौलिया उचौलिया सबको खत्म कर देगा, है ना। जो इनकम का स्रोत है ना वो केवल अपने पास ज्यादा रखेगा, बाकी सबको करेगा। कर प्रणाली में खराज भूमि जो था उसमें 50% कर दिया, वो तो हम देखे, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके पास अनाज हो तो मार्केट में अनाज का जब भी कमी होगा वो क्या करेगा, मार्केट में अनाज को डाल सकता है। ये इसका था। तो उसके बाद ये बहुत सारा और भी टैक्स लगाया था, आवास कर लगाया था, चराई कर लगाया था, दुधारी पशुओं पे कर लगाया था, जजिया जो कि गैर मुस्लिमों पे लगता था उस पे लगाया था, और इस तरह से यहाँ पे ये चला रहा था। ये जब लड़ाई लड़ता था तो उसमें भी कहीं लिखने के लिए आपके पास हो जाए, ये बता देते हैं। खुम्स जो है राज्य का 5वां हिस्सा मिलता था और शेष 4/5 हिस्सा सैनिकों में बांट देता था। मतलब अगर 5 टुकड़ा आपको मिला है तो 4 टुकड़ा सेना में और 1 टुकड़ा जो है वो सुल्तान के पास जाता था। तो खुम्स जो है, खुम्स और खराज आप लोग पढ़े होंगे, है ना। चलिए, तो जकात मुसलमानों से लिया जाता था, है ना, संपत्ति का 40वां भाग है। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उम्मीद करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट और मिलिट्री रिफॉर्म आप लोग अति कर लिए होंगे। बाकी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरा पढ़ना नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ना है, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक आएगा। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है, तो हम लोगों को पढ़ना है मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक से एक सवाल तो पूछा गया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे उसका जो रिफॉर्म है वो, या जो ये है ना परिवर्तन करता है, जिसको कहा जाता है पागल राजा, लेकिन ये पागल नहीं था। कहता है ना किसी का बुद्धि को आप समझ नहीं पाइएगा तो सीधा सीधा उसको पागल घोषित कर दिया जाता है, वैज्ञानिक को पागल घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। ये बहुत सारे नियमों को लागू करता है, लेकिन इसका किस्मत जो है हम कह सकते हैं वो साथ नहीं देता, कभी कर्मचारी साथ नहीं देते, इसलिए कोई भी नियम जो जिसको ये लागू किया वो इसका उल्टा पड़ गया। तो ठीक है, हम लोग इसका पढ़ लेंगे यूटोपियन पॉलिसी में कौन कौन सा पॉलिसी था और जो कि ये लागू करता है, और ये पॉलिसी इसके खिलाफ में चला जाता है, उल्टा चला जाता है, और इसको अल्टीमेटली एक पागल राजा का उपाधि दे दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।